एफडी से कोई खुश नहीं होता। सबको लगता है कि 6% मिलेगा, उसमें से 4% तो इन्फ्लेशन में अगर जाए तो हाथ में तो कुछ नहीं आने वाला। कि अरे यार, ये 100 रुपए का ऑप्शन इमीडिएटली 200 रुपए। स्टॉक तो ऐसे नहीं जाता कि 100 रुपए का हो गया और दूसरे दिन 200 हो गया, ऐसा तो नहीं होता। 5-6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 2-3 लाख प्रॉफिट हो गया। क्या बात है। तो मैं सोचा ये तो जादू की छड़ी है। इससे तो अपनी लाइफ बन जाएगी। ट्रेडिंग में तो इतना बड़ा लॉस हो गया, तब तक मैं 40-45 लाख लॉस कर चुका था। बोलते ना, सगळे एकत्रच येतं। ये समझने लग गया कि रिस्क मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है, डिसिप्लिन कोई चीज़ होती है, और कहीं से तो भी मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है तो मुझे वो रिकवर करना है। ये परफेक्ट है कि जब हमारा लॉस हो जाता है ना, उसके बाद बात ईगो पे आ जाती है। प्राइस मूव हो रही है, मार्केट मूव हो रहा है, रोज का लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, कोई तो पैसा बना रहा है, हम नहीं बना रहे। दैट मीन्स ये अपनी गलती है। तब फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार, ये बस टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये मार्केट की एक साइकोलॉजी है, मार्केट का मूव करने का एक तरीका है। हमको उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। बस इतना ही होता है कि आज हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि अरे इसने लाखों बना लिए, इसने करोड़ों बना लिए, ये बना लिया, वो बना लिया, बट उसने अगर बनाए हैं तो उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है। और वन इंडेक्स इज इनफ टू मेक अ लिविंग। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। मुझे तो खैर 38-39 इयर्स हो ही गए इस मार्केट में, बट द यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो बहुत सी ऐसी चीजें लेके आते हैं जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज ऐसे ही एक यंग गेस्ट हमारे साथ में है, मिस्टर विजय ठाकरे। करीब इनको 10-11 साल हो गया और ये स्कैल्पर है। इतनी अच्छी स्कैल्पिंग करते हैं, इतनी अच्छी कि मैंने खुद इनके पास से सीखा कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं और मुझे बहुत मजा आया। ऐसा नहीं है, हर किसी के पास से सीखने का मौका मिलता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उन्हीं की ट्रिक्स, उन्हीं से बातें करते हैं, उन्हीं से चीजें सीखते हैं और डिस्कस करते हैं। कुछ अपने काम की चीज निकल जाए और हम लोग और भी फाइन ट्यून हो जाए अपनी ट्रेडिंग में। तो आइए मिलते हैं मिस्टर विजय ठाकरे से। थैंक यू। नमस्ते विजय ठाकरे सर, नमस्ते मैम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू 10 साल की जर्नी छोटी नहीं होती और डेफिनेटली। 10 साल के बाद भी आप कहते हो कि आप प्रॉफिटेबल हो, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मार्केट में टिके रहना 10 साल बहुत बड़ी बात है। राइट। अभी का मार्केट जो चल रहा है वो तो आराम गैराम टाइप का हो गया है। और फ्रेंड्स, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ऐसी सिचुएशन चल रही है कि एक दिन मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, तो 200 पॉइंट गैप अप खुल रहा है। मतलब इतना वॉलेटाइल नहीं कहूंगी इसे, क्योंकि खुलता है और उसके बाद साइडवेज हो जाता है। दूसरे दिन 200-250 पॉइंट नीचे खुल जाता है और वहीं साइडवेज हो जाता है। ये जो सिनेरियो होते हैं, ऐसे में भी स्कैल्पर्स कमा लेते हैं। ट्रेंडिंग है तो भी स्कैल्पर्स कमा लेते हैं। कैसा भी मार्केट हो, वॉलेटाइल, ट्रेंडिंग, साइडवेज, लेकिन हर एक का स्टाइल अलग होता है। तो विजय जी, आप हमें पहले तो अपने बारे में बताइए ओके। कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, तो आई एम थैंक यू सो मच। और प्रिविलेज है कि मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ और मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं तो एक्चुअली ये सोचूंगा कि हमारे बातचीत में से मैं इसमें से क्या लर्निंग लेके जाऊँ। यूजर्स तो ठीक है, व्यूअर्स है, सब कुछ है, सबको लर्निंग मिलेगी, बट मुझे भी ये एक है कि हम जब जो डिस्कशन करेंगे उसमें से मुझे भी एक क्या लर्निंग लेके जा सकता हूँ मैं। तो जैसे कि हर एक कोई मार्केट में आते हैं, तो मुझे मार्केट में आए 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। 2015 आई रिमेंबर कि मैं पहले 13-14 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था। और जैसे कि हर एक के साथ होता है कि उनका ब्रोकर कॉल करता है, कि पूछता है कि आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं म्यूचुअल फंड में तो करता हूँ, बट अभी तक ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में एक्चुअली ऐसा कुछ किया नहीं ज़्यादा।
तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप हम आपको रिकमेंड करेंगे, आप स्टॉक्स वगैरह लीजिए, जो फुल साइज़ ब्रोकर्स होते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बट जो फुल साइज़ ब्रोकर्स होते हैं तो वो आपको कॉल करते हैं, उनका एक आरएम होता है, जो कॉल करके आपको बताता है कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक ऐसा है, हमारे रिकमेंडेड पिक में है। तो मैंने धीरे-धीरे अपनी जर्नी शुरू की। क्योंकि पहले मैं बीपीओ मेरा बिज़नेस था, कॉल सेंटर का, इंटरनेशनल कॉल सेंटर का बिज़नेस था। तो वहाँ से मैंने कुछ थे मेरे पास सेविंग्स, जो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता। और एक यंग एज होता है कि 26-27 साल के हुए, तो एफडी से कोई खुश नहीं होता है। सबको लगता है कि 6% मिलेगा, उसमें से 4% तो इन्फ्लेशन में अगर जाए तो हाथ में तो कुछ नहीं आने वाला। तो ये सोचते कि कोई अच्छा रिटर्न देने वाला कुछ चीज़ है। म्यूचुअल फंड ठीक है, एसआईपीज़ चल रही है, वो तो लॉन्ग टर्म होगा, वो बनेगा, बढ़ेगा, तब की बात है। और तब ऐसा था कि नई गवर्नमेंट आई थी, तो एक नया ये था सबको कि मार्केट अच्छा हो रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, तो न्यूज़ में बहुत आता है। तो वो देख के मुझे भी ऐसा हुआ कि मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 2015 से मैंने स्टार्ट किया, फिर कुछ महीने हुए, थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट हुआ। फिर नहीं, तभी वीकली एक्सपायरी भी शुरू हुई थी। उसके बाद एक टाइम के बाद बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शुरू हुई थी। तो मैंने उनको बोला था कि स्टॉक्स तो ठीक है चल रहे हैं, तो और रिटर्न्स के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला आप एफ-एन-ओ ट्राई करो। मैंने बोला ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला नहीं, आप टेंशन मत लो, हम आपको बताएँगे और हम आपको कॉल्स देंगे, तो आप उस पे लेना। तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। तो शुरुआत में ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा कि अरे यार, ये ₹100 का ऑप्शन इमीडिएटली ₹200। स्टॉक तो ऐसे नहीं जाता कि ₹100 का हो गया और दूसरे दिन 200 हो गया, ऐसा तो नहीं होता। बट मैं सोचा ये क्या चीज़ है, इसमें तो रिटर्न्स अच्छा बन सकता है। तो वो जो ग्रीड होती है, जब न्यू कमर जो भी आता है, आज भी जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो एक ग्रीड होता है कि अरे, मार्केट इतना बढ़ रहा है, तो लोग पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे भी कमाना है। तो वो ग्रिड के कारण मैं उसमें आ गया। फिर स्टार्ट में तो 2-3 लाख प्रॉफ़िट हो गया। 5-6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 2-3 लाख प्रॉफ़िट हो गया। क्या बात है! तो मैं सोचा ये तो जादू की छड़ी है। इससे तो अपनी लाइफ़ बन जाएगी। और फिर तो मैं सपने भी ये करने लगा कि यार, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, बीपीओ का जॉब करता हूँ, बिज़नेस चला रहा हूँ, रात भर जगना पड़ता है, 10 साल से कर रहा हूँ, फिर भी इनकम तो है। बट कुछ एक्स्पोनेंशियल या फिर एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैंने सोचा यहाँ पे तो कोई एम्प्लॉयी नहीं रखना पड़ता है, किसी का मगजमारी बोलते हैं ना अपन, कि कुछ नहीं है कि किसको देखना है, ये करना है, वो कुछ भी नहीं है। अपन अपना-अपना बैठो, 4-5 घंटा अगर काम करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, और वो भी अच्छा खासा मिलेगा। तो ये सोच से मैंने किया, बट मेरे को एफ-एन-ओ एक बीस्ट है और उसके पीछे क्या है वो कुछ नहीं पता था। बस वो लोग बोल रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे, तो वो ठीक चल रहा था। फिर मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो लॉसेस की जो बोलती है ना, नए नवेली दुल्हन है जिसके 9 दिन थे, वो हो गए। उसके बाद अभी प्रॉब्लमैटिक जो सिचुएशन थी वो शुरू हो गई कि एफ-एन-ओ के बारे में कुछ पता नहीं, थीटा डीके क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ऑप्शंस कैसे मेल्ट होते हैं, एक्सपायर कैसे होते हैं, ये भी नहीं पता था। तो वहाँ से शुरू किया, फिर लॉसेस हो गए, फिर 5-6 लाख लॉस हो गया पहले ही साल में। तो फिर एक हम बोलते हैं ना कि हम बिज़नेस में कुछ सक्सेस करते हैं, कोई बिज़नेस में, तो हम ये सोचते हैं कि वही रेप्लिकेट हम और चीज़ों में भी करें। हर चीज़ में हम सोचते हैं कि हाँ, इसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको दूसरे बिज़नेस में भी ऐसे ही बढ़ाएँगे, वही सब कुछ यूज़ करके। तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर वो ईगो पे बात आ जाती है कि अरे! कहीं से तो भी मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो मुझे वो रिकवर करना है। ये परफेक्ट है कि जब हमारा लॉस हो जाता है ना, उसके बाद बात ईगो पे आ जाती है, या तो मार्केट नहीं या मैं नहीं। मैं नहीं, हाँ। तो ये ईगो पे आ गया कि मेरे को तो ये पैसा रिकवर करना है, 5-6 लाख रुपए लॉस हो गया। तो रिकवर करने के चक्कर में और लॉस होते गए, और लॉस होते गए। फिर साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होने लगी। फिर यही नहीं समझ रहा था कि शुरू कहाँ से करें? फिर सीखना शुरू किया। फिर ऑप्शंस के बारे में, फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सुना कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ होता है और उसमें तुम चार्ट देख के, पढ़ाई करके ये कर सकते हो। पहले-पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि अरे यार, ये कैंडल ऐसे जाएगी तो पैसा बनेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? या फिर ये ग्रीन होता है, ये रेड होता है, और ये ग्रीन बनेगा तो कॉल लेना है, और रेड बनेगा तो पुट लेना है, ऐसे कैसे होगा? पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। फिर उसके पीछे का सब एनालिसिस देखा, फिर वीडियोज़ देखे, फिर 1-2 बुक पढ़े, फिर उसके बाद समझा कि अच्छा, इसके पास इसके पीछे कोई साइंस है, या फिर इसके पास पीछे कुछ हिस्ट्री है, और इसका कुछ थॉट प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि बस रेड और ग्रीन है, बट रेड और ग्रीन के पीछे एक साइकोलॉजी है। कोई है जो ये जिससे क्रिएट हो रहा है ये सब कुछ। तो फिर 16-17 के बाद पढ़ाई शुरू की।
लॉसेस तो कंटिन्यू हो ही रहे थे, और 18 हो गया, 19 हो गया, फिर ऐसा टाइम आ गया कि अब एक तो मेरे को मुझे अब बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा, बट अभी वो लड़ाई चल रही थी दिमाग में कि ट्रेडिंग में तो इतना बड़ा लॉस हो गया है, तब तक मैं 40-45 लाख लॉस कर चुका था। तो मैं बस व्यूअर को ये बताना चाहूँगा कि मैं वो लॉस कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई सप्लीमेंट्री बिजनेस था और उसमें से मुझे इनकम आ रहा था। तो वो लॉस होने के बाद एक एकदम डिप्रेशन वाला फेज आ गया कि अपन सोचते हैं कि मेरे पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो घर वालों का बच बच जाएगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, ये नहीं होगा, ये तो पता नहीं, बट पॉलिसी है तो घर वाले तो सुकून से रह पाएंगे, ऐसा एक वो स्टेज आ गई वो थी। स्टेज आ गई थी कि ऐसा थॉट प्रोसेस हो गया था 18-19 तक। बिकॉज वो टाइम पे क्या हुआ था कि बिजनेस भी इतना अच्छे से नहीं चल रहा था, बिजनेस में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, तो सब बोलते ना सगळे एकत्र येतं, तो सब कुछ एक साथ आ गया था। तो फिर 19 से ये समझने लग गया कि रिस्क मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है, डिसिप्लिन कोई चीज़ होती है, और मनी मैनेजमेंट एक कोई चीज़ है जो एक ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाती है। टेक्निकल एनालिसिस सक्सेसफुल नहीं बनेगा आपको, वो आपको नॉलेज देगा, वो आपको एक लेवल तक लेके जाएगा, बट आप उसको करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करने के लिए बैकएंड में कुछ अपने को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सब सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। फिर 19 से थोड़ा थोड़ा पैसा दिखने लग गया, फिर ये सोचा कि बैक टू द बेसिक्स जाते हैं, बेस से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको हर दिन में 10-15 हज़ार ही कमाना है या फिर हर दिन में लाख रुपए कमाना है, ये नहीं सोच रखेंगे, ये सोच रखेंगे कि 2-2 हज़ार रुपए से शुरू करेंगे। फिर वो टाइम पे 18-19 में टीवी पे चलता था, जी बिजनेस पे अनिल जी बोलते थे आज के 2 हज़ार, तो वहां से मैंने शुरू किया थॉट प्रोसेस कि हाँ चलो अपन भी यहाँ से ट्राई करते शुरू करके कि दिन का अगर 2 हज़ार मिल गया या फिर हफ्ते में कुछ पैसा मिल गया तो भी ठीक है। अभी ये कोशिश करते हैं कि पैसा रिकवर नहीं करना है, अभी ये कोशिश करते हैं कि सीखेंगे कैसे। ये जो चीज है, देखो, प्राइस मूव हो रही है, मार्केट मूव हो रहा है, रोज का लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, कोई तो पैसा बना रहा है, हम नहीं बना रहे, दैट मीन्स ये अपनी गलती है। 3 साल इसमें लग गए कि ये सोचने में कि हम कर क्या रहे थे, गलत कहाँ जा रहे थे, और कि पैसा कहाँ जा रहा है। जो मोस्ट डिसिप्लिन है उसके पास जा रहा है, जो मोस्ट पेशेंट है उसके पास जा रहा है, जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के मार्केट में आ रहा है, अपना अपना पैसा लेके घर जा रहा है। हम बस बने रहे, करते रहे तो प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये समझ में आया। उसके बाद फिर मैंने शिवा सर का ट्रेनिंग लिया। तो अच्छा, 2000, सिवा अपने ऑप्शन स्कैल्पर्स। यस यस, ऑप्शन स्कैल्पर। तो हम्म 2019 में उनका एक ऑफलाइन सेशन था, तो हम्म, मैंने अटेंड किया था ऑफलाइन सेशन। तो वो ऑफलाइन सेशन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, गेम चेंजिंग था। क्या बात कर रहे हाँ, हो। रीजन ऐसा था कि ऑफलाइन सेशन में उन्होंने लाइव ट्रेड करके दिखाया। आज तक मैंने ये पता था कि लोग प्रॉफिट करते हैं, बट कैसे करते हैं ये नहीं देखा था, किसी को लाइव ट्रेड करते कभी नहीं देखा था। तो हम 100-120 लोग थे, पूना में वो सेशन था, 100-120 लोग थे और सब अटेंड कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो हंसते खेलते बोलते बोलते दिन के लाख रुपए बन गए और समझ में भी नहीं आया। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। यस आई नो सिवा। वो हाँ, हमेशा ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई जादू में के बॉक्स में से कुछ निकालता है, वैसे ही वो ट्रेड करते हैं, ये लो लाख रुपए आ गया, ओके, इसी हाँ तरह से वो काम करते हैं। हाँ, वैसा तो लास्ट मेरे लिए, पॉडकास्ट भी उनके साथ किया था, राइट राइट, तो तब भी हंसते खेलते उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी बराबर, कि बाद में मैं सोचती अरे सिवा सर तो बता के चले गए। सही बात है। तो फिर वो जब देखा मैंने, तब फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये बस टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये मार्केट की एक साइकोलॉजी है, मार्केट का मूव करने का एक तरीका है। हमको उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। हम किसी दोस्त को अच्छी तरह कैसे जानते हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर को कैसे जानते हैं अच्छे, जब हम उसके साथ रहते हैं, उनके टाइम टाइम स्पेंड करते हैं, उनका नेचर समझते हैं, बिहेवियर समझते हैं, वो कब गुस्सा होंगे, कब अच्छा मूड होगा, ये सब जब हम समझेंगे तभी हम उससे रिलेट कर पाएंगे और तभी हम उसको उसकी चाल समझ पाएंगे। ये जब मैंने समझा तब फिर जाके चेंज हुआ, बट वहां पे भी थोड़ा एक इशू आ रहा था, रिस्क मैनेजमेंट वाला। तो जितेंद्र सिंह करके एक मेंटर है मेरे, उन्होंने ये सिखाया कि तुम्हारा जो कैपिटल है वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनको खो सकते हो क्या? बोला नहीं। तो उन्होंने बोला फिर कैपिटल कैसे खो सकते हो? तुम अगर कैपिटल नहीं खो सकते तो तुम मार्केट में टिके हो, अगर तुम टिके हुए तो तुम सीखोगे, तुम सीखोगे तो पैसा बनाओगे।
सही है। तो ये जब मैंने सीखा तब जाके सारा जब चेंज हुआ कि साइकोलॉजी समझी, मार्केट का मूवमेंट समझा, फिर रिस्क मैनेजमेंट समझा, पैसे कैसे मैनेज करना है वो समझा। उसके बाद फिर 2020 में मैं प्रॉफिटेबल हो गया। तो एक बात बताओ विजय भाई, यस। आप स्टार्ट किए म्यूचुअल फंड से, फिर आए कैश मार्केट में, फिर आए एफएनओ में। आपको स्कैल्पिंग ये कैसे समझा, मतलब आपको कैसे समझा कि आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है? बराबर। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग इससे स्ट्रगल करते हैं कि हम क्या ट्रेड लें। अगर कोई बोलता है स्कैल्पिंग करो, वो स्कैल्पिंग में चले जाते हैं, ट्रेडिंग में चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। हमको खुद कैसे पता चले कि हमारा ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है? आपको कैसे पता चला कि आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है? राइट। क्या आप इस पे थोड़ा हमें बताएंगे? डेफिनेटली। तो ये जो टेम्परामेंट वाली जो बात है बहुत अच्छी आपने बोली। जब हम भी सिखाते सबसे सबको, तो जब स्कैल्पिंग सिखाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है या फिर ये हम नहीं कर सकते। तो टेम्परामेंट कैसे ढूंढना है या फिर टेम्परामेंट जानने के लिए क्या करना है, हमको थोड़ा हमारे पास में जाना पड़ेगा। हमको अपना नेचर समझना पड़ेगा कि मैं एज ए इंडिविजुअल कैसा हूँ। क्यों? क्योंकि हम जब मार्केट में आते हैं, जब ट्रेड करते हैं, हमारा रियल बिहेवियर बाहर आता है जो हमने कभी देखा नहीं होता। जब हम लॉसेस करते हैं, जब हम प्रॉफिट करते हैं, हम उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर हम ट्रेड होल्ड कर पाते हैं कि नहीं, हम ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारे हमारे पास से आता है। हमने अगर वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग इन द जोन में बुक पढ़ी होगी, उसमें भी वो इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि जो लोग स्कैल्पर्स या फिर जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में, या फिर वो लोग बहुत अच्छे होते हैं कि गेमिंग में करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों में होते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी शिवा का भी बैकग्राउंड देख लो, बीपीओ में थे, मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। मैं भी बीपीओ में था 10-15 साल। तो बीपीओ में क्या होता है कि बहुत आपको फास्ट टाइप करना है, बहुत फास्ट आपको रिएक्ट करना है। किसी से हम बात भी कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, उसको समझा भी रहे हैं, उससे कुछ हमको चीज़ ये करना है कि उसको कुछ सेल करना है, वो भी करना है, और हमको कंप्यूटर भी काम कर रहा है। तो मल्टीटास्किंग की एक आदत हो जाती है, तो वो एक नेचर बन जाता है हमारा, और वो जब नेचर हमारी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे ये 4 साल के बाद समझा कि अरे यार, ये बंदे ने जो किया मेरे को यही करना है, या फिर ये जो कर रहे हैं मेरे को यही जमेगा, दूसरा नहीं जमेगा। या फिर मैं ऐसा नहीं टेम्परामेंट है मेरा कि मैं बहुत देर होल्ड करके बैठ सकता हूँ रिलैक्स, हाँ चलो ठीक है। नहीं, मेरे को काम करने की आदत है, मुझे कंटिन्यूअसली कुछ रिएक्ट करना है या फिर कंटिन्यूअसली कुछ देखना है। तो इसलिए मैंने ये समझा कि मेरा टेम्परामेंट मेरे मेरे लिए मैच होता है कि मैं एज ए स्कैल्पर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम में गेन कर सकता हूँ। इसीलिए फिर मैंने अपने आप को उस हिसाब से फिर मैनेज करना सीख लिया फिर। यहाँ पे मैं भी व्यूअर्स के साथ एक डिस्कशन करना चाहूँगी। क्या होता है, हम हर फील्ड में ट्राई करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट में ट्राई करते हैं, हम ट्रेडिंग में ट्राई करते हैं, फिर हम इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, ये वो सब ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, लेकिन सक्सेस कब मिलती है? जब हम खुद से ये ढूँढ लेते हैं कि मेरा टेम्परामेंट क्या है, मैं किस टाइप के ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, और फिर उसी में मास्टरी करके आगे निकल जाए, तो लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। नॉलेज के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन, कुछ भी करो, अपने कोई भी रूल्स बनाओ बट डिसिप्लिन फॉलो करो। डेफिनेटली। तो आप कह रहे हो कि आपको 10 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। हाँ। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग 5 साल हो गया। 5 साल में जैसे मार्केट्स डायनामिक हैं, हम्म, तो कुछ चेंजेस भी दिखाई देते होंगे, और आप बहुत उसके सारे साथ कैसे अपने आप को अपडेट रखते हो? बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं, और खास करके जब हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो सबसे ज़्यादा चेंजेस उसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम सुनते हैं जेन स्ट्रीट हो गया, या फिर कोई बाहर के जो फंड्स है जो आज ऑप्शंस में बड़ा पैसा लगा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो मार्केट है अपना, खास करके ऑप्शंस का मार्केट, वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो गया है ऑप्शन सेलर की तरफ। हम देखेंगे कि आजकल हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्रेकआउट ट्रेड्स है वो बहुत फेल होते हैं, या फिर ब्रेकडाउन ट्रेड्स है वो बहुत फेल होते हैं। क्योंकि जो ऑप्शन मार्केट है वो बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम वाला हो गया। पहले जैसे मंथली एक्सपायरी था, या फिर जीरो डीटी वाले नहीं थे कि हर दिन एक कोई एक्सपायरी है। तो ऑप्शन प्राइसिंग या फिर जो इंडेक्स का मूव था वो स्मूथ था। समझो अगर ब्रेकआउट हो गया तो वो क्लीन ब्रेकआउट हो गया, आपको 100-200 पॉइंट क्लियरली दे सकता था। बट अभी वैसा नहीं होता। अभी एक तो स्पाइक में देगा, या फिर ऐसा होगा कि पहले ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा,
फिर वापस ये करेगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि ऑप्शन बायर को भी बहुत शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ रहा है और ऑप्शन सेलर को भी इक्वली उसको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ता है। या फिर पहले क्या होता था कि समझो अगर कोई ऑप्शन 200, आपने 200 पे सेल मारा, अगर शॉर्ट किया है तो वो अगर 100 रुपए आ गया तो वो वापस 200 नहीं जाता था। एक बार 200 से 100 आ गया, 50% अगर मेल्ट हो गया तो वो 200 आने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। बट अभी वैसे नहीं होता है। अभी 200 से 100 आ गया तो 100 से वापस 300 जाएगा, 300 से फिर वापस वो जीरो होगा। तो ये जो बिहेवियर चेंजेस है ऑप्शंस के, ये बहुत ज्यादा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, जीरो डीटी। जीरो डीटी क्या होता है? जीरो डीटी ऐसा है कि समझो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एवरी वेडनेसडे है, फिर मिड कैप की एक्सपायरी मंडे को है, बैंक एक्स की एक्सपायरी मंडे को है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है, सेंसेक्स की फ्राइडे को है। तो एवरीडे एक्सपायरी है। तो आजकल क्या हो रहा है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा फ्लो उसमें आ रहा है, सेलिंग में और बाइंग में भी, कि जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उस दिन वो लोग वो चीज़ ट्रेड करेंगे या फिर वो इंडेक्स ट्रेड करेंगे। तो जिस दिन एक्सपायरी है उसको जीरो डी कि उस दिन ही एक्सपायर होना है, तो मतलब जीरो डेज टू एक्सपायरी। जीरो डेज टू एक्सपायरी। हाँ, ओके, सेम डे एक्सपायरी सेम को डे जीरो एक्सपायरी। डीटी। हाँ, एक फैंसी टर्म यूज फैंसी करते। टर्म जो यूएस में से आया है वो। तो आप क्या जीरो डीटी ट्रेड करते हैं या नेक्स्ट नहीं। वीक की करते हैं कि कैसे करते हैं? हाँ, तो ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा लर्निंग था बहुत लोगों के लिए और सबके लिए होगा, मे बी व्यूअर्स एग्री भी करेंगे, कि जब नया ये जो जीडीटी वाला आया था कि हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी हुई थी, तो इनिशियली सबने ट्राई किया कि चलो ये इंडेक्स ट्राई करके देखते हैं, वो इंडेक्स ट्राई करके देखते हैं। हमने पहले 1 2 3 महीने ट्राई किया, बट फिर समझ में आया कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हर हर एक्सपायरी नहीं ट्रेड कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हर एक इंडेक्स का वैल्यू अलग है, हर एक इंडेक्स का मूव करने का तरीका अलग है। फिर जब हमने बाकी इंडेक्सेस ट्राई किए तो नहीं जमा, क्योंकि फिर निफ्टी जो है उसका मूव करने का तरीका एकदम ही अलग है। मिड कैप जो 10,000 का इंडेक्स है, 12,000 का भी हो गया है, 12,000 का इंडेक्स है, उसका मूव करने का तरीका अलग है। निफ्टी जो 25,000 है उसका मूव करने का तरीका अलग है। बैंक निफ्टी जो 50,000 है उसका मूव करने का इंडेक्स तरीका अलग है। फिर सेंसेक्स है वो जो 80,000 का है, उसका और ही अलग तरीका है मूव करने का। तो उस तरीके को या फिर उस मूवमेंट को गेज करना, एवरीडे अलग 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 करना मुश्किल है। तो मैंने ये सोचा कि अपना फोर्टे है बैंक निफ्टी, अपन ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी, तो बस उसके ही स्टिकअप रहेंगे और उससे ट्रेड करेंगे। तो 2 3 महीने ट्राई किया, मिड कैप भी ट्राई किया, फिर निफ्टी भी किया, सब सब ट्राई करके देखा। बट फिर एट द एंड जो बैंक निफ्टी पे पकड़ बहुत है, हमारी जो एक रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो वो बैंक निफ्टी से ही है और फिर वही ट्रेड करते हैं अभी। तो आप वही जीरो डीटी ट्रेड करते हो या नेक्स्ट एक्सपायरी नहीं, ट्रेड नेक्स्ट करते हो? एक्सपायरी ट्रेड करते हैं। समझो अभी वेडनेसडे एक्सपायरी हो गया, फिर थर्सडे से जो नया एक्सपायरी चालू होगा तो बट उसमें वेडनेसडे एक्सपायरी। को जो करोगे वो जीरो हाँ, वो डीटी। तो वेडनेसडे को जो जब एक्सपायरी तो वही वही तो करेंगे। आपका ज्यादा फोकस जीरो डीटी पे रहेगा या फुल वीक वैसे सेम इक्वल रहता कोई है? नहीं, इक्वल ऐसा देखो, जब हम ये सोचेंगे कि मेरे को जीरो ड्यूटी पे फोकस करना है, फिर वो गैम्बलिंग हो जाएगा कि मेरे को जिस दिन एक्सपायरी होना है तो उसी दिन मेरे को ट्रेड करना है। तो मैं वो उसमें नहीं बिलीव करूंगा। मैं ये बिलीव करूंगा कि मेरे को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कैसे मैं ये कर सकता हूँ, कि ये सोचना है कि अगले 5 साल हमको टिकना है, तो रोज जीरो ड्यूटी करके तो नहीं कर पाएंगे। एक इंडेक्स को पकड़ेंगे, उसको अच्छे से ट्रेड करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, तो वो बेटर रहेगा। मैं भी सुन रही हूँ, आप मुझे मिड कैप सुना रहे हो, फिर निफ्टी बता रहे हो, बैंक निफ्टी बता रहे हो, निफ्टी बता रहे हो, मतलब आपको इंडेक्स से इतना लगाव है, स्टॉक से नहीं है? स्टॉक से है, बट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। मतलब स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग स्कैल्पिंग नहीं करते हो? नहीं करता। हाँ, तो जैसे सारे पुराने ट्रेडर से, बड़े ट्रेडर से सुना है कि वन इंडेक्स इज इनफ टू मेक अ लिविंग। तो मैं सोचता हूँ कि उसको ज़्यादा फॉलो करें तो बेटर है। अभी देखो, इसमें एक थोड़ा चेंजेस जैसे हमने देखा है कि जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि लीडिंग इंडेक्सेस 2 होंगे और बाकी के इंडेक्सेस में भी मंथली एक्सपायरी में होंगे। तो अब मैं सेंसेक्स भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली एक्सपायरी, बिकॉज वीकली एक्सपायरी की एक आदत हो गई है कि वीकली एक्सपायरी ट्रेड करना है। मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम भी बहुत हाई होगा और मूवमेंट में भी उतना नहीं हो पाएगा। तो वो सोच से फिर अब अपने आप को सीखने के लिए या फिर अडाप्ट करने के लिए ये सोच रहा हूँ कि सेंसेक्स भी मैं सीखना शुरू करूँ। तो बैंक निफ्टी तो है ही ऑलरेडी, और उसके साथ फिर मैं सेंसेक्स भी सीखना शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो अभी रेगुलेशंस आ रहे हैं कि शायद
लॉट साइज बढ़ा देंगे राइट। वैल्यूएशन के हिसाब से, तो क्या आपको लगता है कि रिटेल वालों के लिए भारी पड़ेगा ये? नॉट रियली, बिकॉज़ मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो रियली बहुत सीरियस है ट्रेडिंग के बारे में, जिसका घर चलता है उसके ऊपर, तो वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा उस सिचुएशन के हिसाब से। ये मेरा भी मानना है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था, विजय को मालूम है कि नहीं आई डोंट नो, हुँ, बट विजय भाई जब मैंने स्टार्ट किया था 2002 में, हुँ, हुँ, तो लॉट की जो वैल्यू होती थी ना वो 2 लाख की होती थी। राइट, वो 2 लाख की करते-करते 5 लाख पे पहुँची, बराबर, और 5 लाख पे जब पहुँची तो हमने देखा कि वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि बढ़ रहा था। आज भी अगर ये 20 लाख की बात करते हैं, तो हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स की जो लॉट साइज़ और उनको उनकी वैल्यू से करें, हुँ, तो हुँ, 15 लाख, 12 लाख, 15 लाख तो ऑलमोस्ट है होता ही ही है। बराबर है, तो कोई ख़ास फ़र्क मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं किसी बढ़े। को पड़ेगा, हुँ, हुँ, बट इसीलिए आई एम नॉट श्योर। राइट, राइट। हाँ, देखते हैं कि क्या होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है या फिर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। बट मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ उसमें चेंजेस होंगे। वॉल्यूम में तो भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हाँ, बस इतना ही हो सकता है कि जो ज़ीरो डीटी वाला जो था, जो वॉल्यूम आ रहा था, वो थोड़ा कम हो जाए या फिर वो स्प्रेड हो जाए। तो वो कह रहे हैं ना कि 1 एक्सपायरी लेके आएँगे। राइट, सो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी में ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, फिर सेंसेक्स में ज़्यादा वॉल्यूम आएगा बिकॉज़ वो दोनों ही मेबी ऐसा कंसल्टेशन से समझ में आ रहा है कि मेबी वो दोनों ही वीकली होंगे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें स्प्रेड हो जाएगा वॉल्यूम। स्कैल्पिंग में ऐसा सुना है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। हुँ, हुँ। ऐसा कहते हैं कि हाथ बहुत फ़ास्ट चलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। राइट। आपके भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, सिवा हुँ, सर के स्टूडेंट्स भी मिले थे, बोलते थे हुँ, वो इतना फ़ास्ट जाते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता है, मेरा हाथ नहीं चलता है, एंट्री हो जाती है, एग्ज़िट नहीं होती है इसलिए। राइट, राइट। तो क्या आपको लगता है कि उसमें हाथ की फ़ास्ट होने की बहुत ज़रूरत है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हाथ तो फ़ास्ट होना ज़रूरी है, बट उसके लिए थॉट प्रोसेस भी होना बहुत ज़रूरी है। कि जब हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग में प्रीएम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मुझे क्या करना है, ये पहले मेरे दिमाग में सोच होनी चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, वैसा होगा तो वैसा करूँगा। ये ऑलरेडी अगर मेरा ऑब्ज़र्वेशन में कंटीन्यूअस प्रोसेस में हो, तो ही मैं उसको रिएक्ट वैसे कर सकता हूँ। अगर मेरे थॉट प्रोसेस में ही नहीं है, तो वो मेरे हाथ तक नहीं आएगा। मेरा ब्रेन मेरे को ये देगा ना कि तुझे रिएक्ट करना है। ब्रेन पहले बोलेगा कि तेरे को रिएक्ट करना है। तो वो थॉट प्रोसेस में ऑलरेडी चलना चाहिए कि मुझे अगर मार्केट ने ऐसा बिहेव करा है तो मुझे इमीडिएटली ऐसा करना है, या फिर ऊपर जा रहा है तो इमीडिएटली मुझे कॉल लेना है, नीचे आएगा तो इमीडिएटली पुट लेना है। ये मेरे थॉट प्रोसेस में ऑलरेडी होना चाहिए। जो मेरे ऑब्जर्वेशन, जो मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, उसके लिए स्क्रीन रीडिंग बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हम ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑप्शंस का जो चार्ट है या फिर ऑप्शंस का जो बिहेवियर है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ऑलरेडी हमको उस बिहेवियर के बारे में पता होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि समझो कोई दोस्त है अपना, हम 4 लोगों में बैठे हैं, ओके? तुमने कुछ अगर मैंने कुछ शब्द बोल दिया और आपने बस देख लिया और आपने बोला हाँ, ठीक है। बाकियों को नहीं समझा कि आपने क्या बोला या फिर क्या जोक हुआ। बट हम दोनों को समझ गया कि अच्छा, इसको ये बोलना था या फिर इसको ये हाँ, चीज़ क होता है। कमेंट करनी थी। जिसको हम कभी-कभी सार्केज़्म भी बोलते हैं कि कोई कुछ बोल देता है, 4 लोगों को नहीं समझता, बट जो उसका दोस्त होता है पास का, उसको समझ आता है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उस हिसाब से हमको मार्केट को भी देखना है, या फिर जो इंडेक्स हम ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से हमको तो इतना सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी, तभी हम रिएक्ट कर पाएँगे फास्ट उसको। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप जो देख रहे हो, सोच रहे हो, वो उसमें फ़ास्ट होना है, हाँ, जो समझ रहे हो उसमें फ़ास्ट होना है, राइट, उसके बाद आपको एक्शन क्या लेना है उसमें फ़ास्ट होना है, यस, और फाइनली एक्शन फ़ास्टेस्ट होना चाहिए। यस। ओके, अगर किसी से ये नहीं होता है, ये सूट नहीं होता है, तो हुँ, क्या करें? दूसरा कुछ ट्राई करें। मार्केट तो एक समुंदर है, मार्केट में तो बड़ी भी मछली है, छोटी भी मछली है, अलग टाइप के ये भी है। तो अगर हमसे स्कैल्पिंग नहीं हो रही, तो हम मोमेंटम ट्राई ट्राई कर सकते हैं। हम हायर टाइम फ्रेम पे ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे रिएक्शन टाइम इतना फास्ट नहीं हो। अगर मैं 5 मिनट देख रहा हूँ, तो आप 15 मिनट पे ट्रेड करो या फिर 1 आवर पे ट्रेड करो या फिर डेली पे ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, बराबर ना? ऑप्शन इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। अगर मार्केट में आना ही है, पैसा ही कमाना है, पैसा ही बनाना है, तो वो तो उसके लिए तो हज़ार तरीके हैं। कोई आर्बिट्रेज करके बनाता है, कोई ऑप्शन सेलिंग करके बनाता है, कोई कैश स्टॉक्स में बनाता है, कोई स्विंग ट्रेड में बनाता है, कोई फ्यूचर्स में बनाता है। पैसा तो सब लोग उस हिसाब से तो बना ही सकते हैं, कोई इश्यू है नहीं। तो बस हमको अपना टेम्परामेंट समझना है
कि मेरे लिए क्या है, क्या सफिशिएंट है या फिर मेरे लिए अच्छा क्या है। अगर अगर वो हम समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही होता है कि आज हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि अरे इसने लाखों बना लिए, इसने करोड़ों बना लिए, ये बना लिया, वो बना लिया। बट उसने अगर बनाए हैं तो उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है और उसका टेम्परामेंट उसको मैनेज कर पाए। हम वो मैनेज कर पाएंगे क्या? अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको कुछ अलग ढूंढना पड़ेगा। भले हमारी स्पीड कम हो बट हमारी लंबाई भी तो ज़्यादा हो सकती है, या फिर हमारी जो कैपेसिटी वो भी तो लंबी हो सकती है। तो हमको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। हम किसी को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है कि कोई लाखों बना रहा है तो मुझे भी बनानी, वैसा नहीं हो सकता। वो तो सबकी पॉकेट साइज अलग होती है। राइट। हाँ बट लोग आजकल उसी से कंपेयर करते हैं कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली कर सकते हैं बट तरीका, हमको हमारा तरीका समझना पड़ेगा। उसका तरीका अलग हो सकता है जो हमको नहीं नहीं पसंद है या फिर नहीं जमे। बट मेरे को जो सूट होता है, मेरे जो टेम्परामेंट को सूट होता है, मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है लोग वॉरेन बुफे सर की बात करते हैं, राकेश जी झुनझुनवाला सर की बात करते हैं, विजय केडिया जी सर की बात करते हैं, और फिर ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है उनका 5 मिनट वाला होता है। तो दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है, फिर वो तो पैसा कभी घर पे आएगा ही नहीं। इट्स लाइफ, मार्केट लाइफ। एनीवेज, आप स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग ज्यादा क्या प्रेफर करते हो? ट्रेडिंग एज अ होल, मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ स्कैल्पिंग, बट ट्रेडिंग और मार्केट एज अ होल मैं उसको तो ज्यादा। स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या है? स्कैल्पिंग ऐसा समझो कि ट्रेडिंग तो एक जेनरिक टर्म है, उसमें स्कैल्पिंग भी आ गया तो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो या फिर स्विंग कर रहे हो, वो भी ट्रेडिंग ही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट है वो ट्रेडर ही है। हम्म। बस इतना ही फर्क है कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। क्योंकि जब समझो राकेश झुनझुनवाला सर ने अगर कोई स्टॉक लिया है, कभी ना कभी तो बेचने वाले हैं, कभी तो बेचा है, तो उन्होंने ट्रेड ही लिया है। आज लिया है, 10 साल बाद बेचा है, वो भी तो ट्रेड ही हुआ। बट उसमें हम डिफरेंशिएट करते कि नहीं ये ट्रेडर है ये इन्वेस्टर है। तो जो बस इतना ही डिफरेंस कर दिया है कि जो 10 साल होल्ड करता है वो इन्वेस्टर हो गया, जो 10 मिनट होल्ड करता है वो ट्रेडर हो गया। इतनी देर से हम लोग स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हम्म। मुझे एक बात बताओ, इतना फास्ट एंट्री करते हो, इतना फास्ट एग्जिट करते हो, स्टॉप लॉस कब लगाते हो, रिस्क कैसे हैंडल करते हो, कैपिटल कितना लगाते हो, लॉट साइज कैसे उठाते हो, आप अपना लॉट कितना लेना है वो कैसे डिसाइड करते हो? ये मैंने बहुत सालों के बाद ये सीखा कि रिस्क कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो ओवरवेल्म हो जाते हैं कि दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, कितना क्वांटिटी रखना है, कौन से हाँ, ट्रेड मैंने में सुना कितना है लोग क्वांटिटी। 300 400 ट्रेड, 500 ट्रेड कर देते हाँ हैं हाँ। एल्गो के थ्रू। आप भी राइट। एल्गो यूज करते हो? नहीं, एल्गो यूज ओके। नहीं करता। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया और जो सबके लिए यूजफुल भी होगा, कि ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा लोग पैसे लूज करते हैं। रीजन हम्म। में अभी डिस्कस करते हैं कि अभी मेरा कैपिटल है समझो 1 करोड़। ओके, तो अगर किसी का कैपिटल है 5 लाख, तो वो क्या करेगा, 5 के 5 लाख वो ट्रेडिंग अकाउंट में रखेगा और उससे ट्रेड करेगा। तो वहां पे सबसे बड़ी ऑप्शन बायर की गलती होती है कि वो 5 लाख में वो ये ट्राई करेगा कि उसमें मेरे कितने लॉट बैठेंगे। समझो मैं 900 क्वांटिटी करूँ या फिर 1800 क्वांटिटी करूँ, तो वो सारे के सारे 5 लाख रुपए लगा देगा। राइट। वहां पे क्या होता है, रिस्क मैनेज होगा ही नहीं। समझो अगर 5 लाख रुपए में मैंने अगर 900 क्वांटिटी भी ले लिया, समझो 300 रुपए का ऑप्शन है, 900 क्वांटिटी ले लिया, तो मेरा जो रिस्क है वो 2,80,000 है। दैट मीन्स 50% ऑफ माई कैपिटल इज ऑलरेडी एट रिस्क। और ऑप्शन ये लेवरेज प्रोडक्ट है, तो अगर वो 20 पॉइंट भी पीछे चला जाए तो 9 2 18, तो 18,000 रुपए तो मेरे ऐसे ही चले जाएंगे। तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, मैं रिस्क कैसे मैनेज करूंगा, नहीं पॉसिबल है। तो मैंने ऐसा सोचा कि हम ऐसे करेंगे कि समझो 1 करोड़ कैपिटल है, मुझे ऑप्शन बाइंग के लिए कितने पैसे की जरूरत है अगर मेरा कैपिटल 1 करोड़ है। तो मैंने ये सोचा कि उसको फ्रेमवर्क अगर करना है तो मैं ऑप्शन सेलर की तरह सोचूंगा। अभी ऑप्शन सेलर की तरह कैसे सोचूंगा, अगर कोई ऑप्शन सेलर को नेकेड बाय करना है, कॉल या पुट, तो उसको 1.5 लाख रुपए लगता है एक लॉट के लिए, बराबर। तो मैंने कैलकुलेट किया कि 1 करोड़ रुपए में उसके कितने लॉट आएंगे अगर उसको शॉर्ट करना है। तो मैक्सिमम 1500 क्वांटिटी आता है, मैक्सिमम 1500 क्वांटिटी आता है। तो मैंने ये सोचा कि ऑप्शन सेलर को ऑलरेडी
एक्सचेंज ने ही रिस्क मैनेजमेंट कर दिया है उसका, एक्सचेंज ने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट कर दिया क्योंकि उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि हमारा अगर लॉस कंट्रोल करना है तो हम भी वही फॉलो करेंगे। कैपिटल तो 1 करोड़ रहेगा, बट मुझे 1500 क्वांटिटी लेने के लिए जितना कैपिटल लगता है उतना ही मैं मेरे अकाउंट में रखूंगा, ताकि मेरे से पोजीशन साइजिंग भी गलत ना हो जाए या फिर मेरा रिस्क भी अच्छे से मैनेज हो जाए। फिर मैंने सोचा कि हाँ, 6 to 7 lakhs या मैक्स 10 lakhs, मैक्स 10 lakhs से ज्यादा मैं कैपिटल मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखूंगा। भले मेरे बैकअप में 90 lakhs हो, वो अलग बात है, बट मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपए मैक्स रहेगा। उसमें मेरा जो भी क्वांटिटी या फिर जो भी लॉट साइज बैठेगा मैं उस हिसाब से करूंगा। उसके बाद ऑप्शन सेलर क्या सोचता है कि मुझे ग्रो करना है, तो कैसे ग्रो करना है मेरे कैपिटल को, वो 1-2 टके की बात करता है, या फिर वो बोलता है कि मेरे को महीने में 4 टका 5 टका अगर मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, राइट। हमने यही सोचा कि ऑप्शन सेलर ऐसी वो बोलता है कि 25-30 टका अगर साल में मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो मैंने वही सोचा कि ऑप्शन बायर तो आरओआई बना सकता है अच्छा, बट ये है कि वही अमाउंट में अगर हम अच्छे से रिस्क मैनेज करें तो हम लॉन्ग टर्म रह सकते हैं मार्केट में, लॉन्ग टर्म टिके रह सकते हैं। फिर 7 लाख रुपए में 1500 क्वांटिटी आ जाता है अगर 300 रुपए वाला ऑप्शन है तो। यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या हुआ कि मेरा रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज हो गया, कि अगर मैं दिन में खोऊंगा तो मैक्स में 7% खोऊंगा मेरे कैपिटल का। तो अगर कोई ये सोचे कि मेरा 5 लाख रुपए का डिप्लॉयड कैपिटल है या फिर 5 लाख रुपए कैपिटल, उसका अगर मैं डिप्लॉय सिर्फ 50,000 ही करूँ या फिर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 ही को, और उसके पीछे भी मैं उसके 50% साइज ही में अगर ट्रेड करूँ तो मेरा लॉस लिमिटेशन हो जाता है। अगर मुझे प्रॉफिट ही करना है, राइट, मैं एक दिन में मेरे को 100% नहीं बनाना, मुझे 1-2 टका अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अगर मैं डिप्लॉय 7 ही लाख कर रहा हूँ पर टोटल कैपिटल 1 करोड़ है, तो मैं 7 लाख के हिसाब से ही सोचूंगा। तो मैं ऐसे इसको फ्रेम करता हूँ कि समझो 7 लाख रुपए है, आज का दिन का समझो मेरा प्रॉफिट है 30,000, तो 7 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा वो मैं इसको निकाल दूंगा, इमीडिएटली वो दिन पे विड्रॉ कर दूंगा। तो दैट विल एक्ट एज एन इंश्योरेंस फॉर मी, कि अगर मेरे को ड्रॉडाउन आता है या कुछ होता है तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ बाद में। तो समझो 30,000 रुपये मैंने प्रॉफिट कर लिया 7 लाख रुपए पे। उसके बाद नेक्स्ट डे समझो लॉस हो गया, तो क्या मैं वो 30,000 ऐड करना चाहिए मुझे? मैं तो नहीं करूंगी। बस यही है। इससे पहले कि आप हमारी अगली कॉन्वर्सेशन सुने, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ जो जिसपे कम लोग फोकस करते हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज तो कई है, पर एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बनने के लिए 2 चीजों की काफी जरूरत है, वो है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, जो मैंने अपने कोर्स में कवर की है upsurge.club पे। इस कोर्स में आप सीखेंगे एक ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी और एक ऑप्शन शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्ट्रेटेजी, और वो मैंने इस कोर्स में कवर की है। तो फ्रेमवर्क कैसे बनाया कि 7 लाख रुपए से अगर मैं 3 लाख रुपए तक आ जाऊं तभी भी मैं कैपिटल नहीं ऐड करूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि हम स्कूल में तो यही सीखे कि जब गलती होती है तो पनिशमेंट मिलती है। तो बहुत बार मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने पीएनएल में देखा, सब कुछ देखा कि जब लॉस होता है तो बड़ा होता है, ये सबके साथ होता है। मैंने भी आप हम दोनों ने बहुत लोगों को सिखाया होगा। हर एक जन यही बोलता है कि ऐसा नहीं कि हमको ट्रेडिंग नहीं आता, ट्रेडिंग तो आता है, बट यही होता है कि 7 दिन प्रॉफिट करते हैं और एक दिन में पूरे 7 दिन का लॉस कर देते हैं। ये इसीलिए होता है कि हम कैपिटल ही इतना रखते हैं कि हम उसको लूज नहीं कर सकते, या फिर इतना बड़ा कैपिटल होता है या फिर इतना छोटा होता है कि वो इमीडिएटली एक दिन में ही चला जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने ऐसा सोचा कि जिस दिन प्रॉफिट होगा निकाल देंगे, जब 3 लाख रुपए तक आ जाएगा तभी मैं 1 लाख रुपए ऐड करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं वापस उसको रिफिल करके 7 लाख रुपए बना दूंगा, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद कि समझो 3 लाख से मैं वापस अगर धीरे धीरे 15 दिन, महीने भर या 2 महीने में अगर मैं वापस 7 लाख तक चला जाऊं ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि हम हार गए थे समझो, या फिर एक लूजिंग स्ट्रीक पे थे, वहां से हम विनिंग स्ट्रीक पे आ गए और हमारा कैपिटल वापस रिप्लेनिश हो गया। फिर वहां से जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर वो हमको मार्केट में टिके रहने के लिए मदद करता है। ये मैंने उस फ्रेमवर्क से सीखा है जो मैंने अपने आप के लिए बनाया। अभी सब लोग अपने आप से बना सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होता है कि एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर की तरह सोचे। और ये जो हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज भी जो रूल चेंज कर रहा है, ये ऑप्शन बायर के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ऑप्शन बायर भी ऑप्शन सेलर की तरह सोचे कि ठीक है, उनका लॉट साइज जो है वो 2 लाख पे होने वाला है, समझो आज 1.5 लाख है तो 2 लाख हो गया या 3 लाख होगा, 3 लाख पे हो गया तो
उसने भी ये सोचा ना कि अगर मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है तो मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूँ, मैं दूसरा कुछ कर लूँ, या फिर मैं दूसरी चीज़ों से पहले एक्सपीरियंस गेन कर लूँ या फिर प्रॉफिट बना लूँ, उसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचूँ। बट अगर मेरे पास 3 लाख कैपिटल नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूँ, या फिर एटलीस्ट मैं उसको सीखने के तरीके से ये सोचूँ, नहीं कि मेरे को एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन मुझे वो चीज़ करनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये तो बहुत सही बात है कि हम जनरली ये नहीं सोचते। हम एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही देखें कि भाई 5 का ऑप्शन 500 हो जाता है बैंक निफ्टी का खास करके। राइट। और बस उसी लालच में हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचते। स्टॉप लॉस कैसे रखते हो फिर आप? हाँ, तो अभी ऐसा है कि समझो जब हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस में भी जो बिहेवियर होता है, हर ऑप्शन का अलग होता है। फॉर एग्जांपल, 100 रुपए वाला जो ऑप्शन होगा, उसका बिहेवियर अलग होगा, उसको मूव करने का तरीका अलग होगा। 200 वाला ऑप्शन होगा, उसका मूव करने का तरीका अलग होगा, और 300 वाला जो होगा, उसका मूव करने का तरीका ऐसा अलग होगा। क्यों? क्यों ऐसा? बिकॉज़ हम परसेंटेज वाइज़ में सोचना चाहिए कि अगर कोई 100 रुपए वाला ऑप्शन है, वो 10% मूव होगा, तो वो 10 पॉइंट मूव होगा। 200 रुपए वाला ऑप्शन 10% मूव होगा, तो वो 20 पॉइंट होगा। 300 रुपए वाला 30 रुपए होगा। तो हमारी साइकोलॉजी उसके साथ ट्यून है कि नहीं, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। मोस्टली क्या होता है कि जब हम 100 रुपए वाला ऑप्शन ट्रेड करते हैं, हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं कि हाँ, क्या 10% मूव हुआ या फिर 10% गिरा तो 10 ही पॉइंट है। हम पॉइंट के हिसाब से सोचते हैं कि 10 ही पॉइंट है, तो समझो मेरे पास 900 क्वांटिटी है, तो मेरा 9,000 का नुकसान हो रहा है या फिर 9,000 का फायदा हो रहा है। बट जब हम 200 का ट्रेड कर रहे हैं, तो वो 10% जल्दी मूव होगा। जो 100 वाला ऑप्शन है वो 10% कम स्पीड में मूव होगा, 200 उससे ज़्यादा होगा, 300 उससे भी ज़्यादा होगा, और 400 उससे भी ज़्यादा होगा, बिकॉज़ डेल्टा ऑब्वियसली उसका ज़्यादा है। तो उसका स्पीड, जो बढ़ने का स्पीड है वो भी ज़्यादा होगा और घटने का स्पीड भी ज़्यादा होगा। तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो स्पीड के साथ ट्यून है कि नहीं, ये पहले हमको समझना पड़ेगा। और हम कौन से स्ट्राइक प्राइस से कंफर्टेबल है, वो जो स्पीड है मूवमेंट का, किससे कंफर्टेबल है वो हमको पहले सोचना पड़ेगा। तो वैसे मैं सोचता हूँ कि मैं 200, 250 या मैक्स 300 के ऑप्शन की ट्यूनिंग से मैं कंफर्टेबल हूँ, कि उसका जो प्राइस मूव होता है 10% ऊपर नीचे, तो मैं उससे कंफर्टेबल हूँ। इसीलिए फिर मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, और उसमें भी फिर मैं 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ। पॉइंट या परसेंट? पॉइंट। ओके, मैं मतलब परसेंटेज में नहीं 10%। सोचता, मैं परसेंटेज में, हाँ 10% समझ लो। अगर 300 वाला कर रहे हो तो हाँ, 10% अप्रोक्सीमेटली यस। पकड़ लो। और मैं रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2, 1:3 और ऐसा उसके सामने रखता 60 पॉइंट्स का ले लेते हो अगर हूँ। 300 वाला है हाँ, तो। कभी 1:2 हो गया, कभी 1:3 हो गया। स्कैल्पिंग में मोस्टली 1:2 होता है, और शॉर्ट टर्म मोमेंटम हो गया तो 1:3, 5 जो भी हो वैसे। ऐसा सुनते हैं हम लोग, मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला, हम्म, मैं भी जब बहुत लोगों से मिलती हूँ खास करके ऑप्शन राइटर्स को, तो हम्म, उनका ये कहना है कि बाइंग में स्केलेबिलिटी नहीं है, ऑप्शंस बाइंग में। हम्म, राइटिंग में स्केलेबिलिटी है, आप कितना भी बड़ा पैसा लगा सकते हो, राइट, लेकिन बाइंग में आप उतना बड़ा पैसा नहीं लगा सकते हो। तो राइट, इसलिए स्केलेबिलिटी नहीं आएगी आपको। ओके, तो आप भी तो बायर हो, राइट। क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हो? मैं तो ये सोचता हूँ कि बाइंग में स्केलेबिलिटी है, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हमारी थॉट प्रोसेस कहाँ पे हमको लिमिट करती है, ये पहले हमको सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बात की कि ऑप्शन सेलर को कितना कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है। समझो 1 करोड़ पे वो 1500 क्वांटिटी ले सकता है, बट एज अ बायर हमको डिप्लॉय करना 7 लाख रुपए, और उस पे हम वो 1500 क्वांटिटी ये कर सकते हैं। तो सिंपल यही है कि समझो अगर ऑप्शन सेलर है 10 लाख पे 4 लॉट सेल कर रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन बायर है, उसका भी कैपिटल 10 लाख है, बस उसको डिप्लॉय 1 ही लाख करना है या फिर 50,000 ही करना है, उसमें भी वो 4 लॉट बाय कर सकता है। तो दोनों का आरओआई तो सेम होगा, बस इतना है कि डिप्लॉयड कैपिटल अलग हो सकता है। तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि फिर बाकी के पैसों का क्या करते हो? बाकी का पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करो, एफडी करो, बॉन्ड बाय कर लो, जो भी है। जो बेस तुमको आरओआई चाहिए वो तो मिल रहा है। उसके ऊपर जो कैपिटल है उसके साथ तुम कुछ भी करो, डजंट मैटर मच। कि एफडी में रख लो फिर भी 6% आएगा तो वो बोनस है, या फिर तुम बॉन्ड बाय कर लो 7% आएगा वो भी ठीक है, या फिर कोई स्टॉक्स बाय कर लो जिसमें मे बी 5-10% साल का आ जाएगा, वो भी ठीक है। 5 का 500? बिल्कुल नहीं। पहले बहुत सोचता था, अभी बैंक निफ्टी 5 का 500?
बहुत बार मुझे ऐसा होता है कि अभी सबको पता है फैमिली में कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो किसी दिन मूव आ जाता है तो सब पूछते हैं, अरे आज तो बहुत छापा होगा। बोला नहीं, क्यों, क्या हुआ? बोले आज देखा नहीं क्या तुमने कि अभी रिसेंटली हुआ था जब रिलायंस जियो का ये आया था, अनाउंसमेंट आया था, और सेंसेक्स 255 से 3 PM के बीच में 400 पॉइंट ऊपर गया था। तो 79,800 जब चल रहा था, 79,800 ₹5 चल रहा था, और वो ₹200 हो गया था। तो मेरे रिलेटिव का फोन आया कि अरे तूने तो आज लाखों रुपए बनाए होंगे। मैंने नहीं, मेरा जो इनकम था उतना हो गया था। अरे क्या पागल आदमी तू, कुछ तो कर लेता। हमको तो लगा था तू 10-50 हज़ार क्वांटिटी ले लेगा, ₹5 वाला ऑप्शन, और तू ₹100 पे बेचेगा। मैं बोला भाई मैं तो 2:30 बजे का ट्रेड भी नहीं करता ज़्यादा, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं ट्रेड करता हूँ। तो तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बायर के लिए सबसे बड़ा इशू है कि उसको लिमिटेशन ही नहीं पता कि ठीक है यार, हम जैसे प्रॉप डेस्क कर लेते हैं हम हमारे ऑफिस में, तो हमको यही बताया जाता है कि पैसा बने ना बने, दुकान 10 साल चलना चाहिए। यही हमको बताया जाता है ट्रेडिंग में, कि तुम हीरो जीरो के पीछे पड़ोगे या फिर तुम 200% 300% के पीछे पड़ोगे तो पैसा नहीं बनेगा। तुमको यही सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा दुकान 10 साल कैसे चलना चाहिए। अगर 10 साल चल गया, पैसा तो तुम बनाओगे ही, बट पहले ये सोचो कि वो दुकान 10 साल कैसे चले, बस। ये बात मुझसे अच्छे से कौन जानता है? आप 38 ईयर से है वो, आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, क्यों है? बिकॉज आप टिके हुए मार्केट में, पैसा तो बनाओगे, मार्केट मूव होगा तो पैसा बनाएंगे। थर्ड जनरेशन व्यू। थर्ड जैसे 100 साल हो गया आज ऑलमोस्ट। तो यही तो इम्पोर्टेंस, यही तो मार्केट का क्रक्स है। और जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, वो उन्होंने सिर्फ बुल मार्केट देखा है, बेयर मार्केट तो देखा ही नहीं है। जब भी ये बुल मार्केट आता है तो बहुत लोग जॉब छोड़ के यस, यहाँ पे आ जाते हैं, सही बात है। और बेयर मार्केट में वापस वो जॉब मिलती नहीं है। मिलती नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो फिर ट्रेडिंग स्कैल्पिंग में फिर हाथ अपना और घुसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या आपका सजेशन है, अ, ये मार्केट में जो लोग जॉब छोड़ के आना चाहते हैं? मैंने भी एक टाइम था जब मैंने ऐसा सोचा था, और क्योंकि मैक्सिमम एंट्रीज लोगों की जो हुई है राइट राइट, वो तेजी में हुई है। सही बात है। कभी भी मंदी में किसी ने एंट्री की हो, एंट्री के बहुत बहुत रेयर रेयर होता है, होंगे। बहुत रेयर। लेकिन जब मार्केट एकदम फुल बुल रन में, तो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आना, आपने भी वही बताया। तो हाँ, अब तो आपके मुंह से एडवाइस सुनना चाहते हैं। ओके, तो जब हम फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग का एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है जब हमारे पास बैकअप होता है, और ट्रेडिंग का एक कॉन्फिडेंस अलग होता है जब हम लोन लेके या फिर कोई ऐसा पैसा लेके आते हैं मार्केट में जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम खो दे उसको। तो वो दोनों चीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और लोगों की गलती वही होती है कि जब हम जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 2 साल का बैकअप है क्या। मैं रोजी पिक्चर देख रहा हूँ, एक साइड देख रहा हूँ कि हाँ मैं लाखों कमा सकता हूँ या फिर हजारों कमा सकता हूँ, या फिर मेरे जॉब का समझो मेरे को 25,000 सैलरी, तो मैं 25,000 कमा लूंगा। बट मैं अगर नहीं कमा पाया तो क्या? देखो, दोनों साइड हमको, जब तक ट्रेड हम लेने के बाद तो हमको यही लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बराबर, बट एक्चुअली उल्टा ऐसा करना चाहिए कि ट्रेड लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है ये ट्रेड में मेरे लिए। अगर मैं वर्स्ट के लिए रेडी हो गया ना, तो बाकी के लिए तो मेरे लिए बोनस है। अगर प्रॉफिट हो गया तो वो तो मेरे लिए बोनस है। तो मेरी साइकोलॉजी ऐसे ही मैंने बनाई है कि मैं पहले ये सोच लेता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है या फिर वर्स्ट क्या हो सकता है। समझो मैंने 2 लाख रुपए डिप्लॉय किया कोई ट्रेड में, तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ पहले कि 2 लाख ही जाने वाला है। इसके ऊपर अगर आ गया तो ये मेरे लिए बेनिफिट है, बट नहीं गया तो मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर ये ट्रेड में मेरे 2 लाख रुपए लॉस होगा तो इज दैट एक्सेप्टेड, और इज इट एम आई गोइंग टू लूज माई स्लीप ओवर इट। मैं अपनी नींद खराब करूंगा क्या वो पैसे के लिए? अगर वो पैसा आपने लाया है और आप उसके लिए कंफर्टेबल हो, तो ही आप वो ट्रेड लेना अच्छी बात है, या फिर तो ही आप ट्रेडिंग में रहो। अगर नहीं है वो पैसा, आप खो नहीं सकते, तो रुक जाओ, स्टॉक्स कर लो, बाकी चीजें कर लो, म्यूचुअल फंड में कर लो। जैसे हमने बोला कि ऑप्शन इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। एक बात बोलते विजय भाई, मैं कभी भी जनरली मार्केट के बाद ही
शूट्स करती हूँ। राइट, आप आए हो तो मैं मार्केट टाइम में शूट कर रही हूँ। राइट, और ठीक है, मेरा मार्केट आज के लिए साइड हो गया, राइट, लेकिन फिर भी मैं मार्केट छोड़ना नहीं चाहती। राइट। और आप सामने हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। तो पक्का, आप मुझे अपनी अच्छी सी कोई स्ट्रैटेजी बताओ, मैं भी डेफिनिटली। 2 पैसा कमा सकूं। अरे! डेफिनिटली, डेफिनिटली। मैं ट्राई करूँगा जो जो मुझे थोड़ा बहुत जो आता है, हाँ, उसमें से मैं ट्राई करूँगा कि कोई एक स्ट्रैटेजी सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो हम चार्ट देखेंगे और उसके ऊपर से फिर डिसाइड करेंगे बिल्कुल कि एनालाइज़ मार्केट, हाँ, करके दीजिए। एनालाइज़ करके और स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर साथ-साथ में आपने अभी तक जितनी बातें की है, राइट, कैसे फटाफट सोचना है, हुँ, कैसे एक्शन लेना है, यस, कैसे देखना है, बराबर, क्या देखना है, ठक, 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 ठक खत्म। ठीक है, वो चीज़ हमको। करेक्ट, ओके, डन, बाकी तो फिर हम आपसे डिटेल में सीखेंगे। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमको डिटेल का एक सेशन दीजिए, पक्का, तो पक्का, जिसमें हम आपसे डिटेल में सीखें राइट, कि कैसे करा जाए। ओके? सही बात है। तो अभी तो आप हमें इस पे बताइए। तो ये मेरा एक छोटा-सा सेटअप है, जहाँ पे थोड़ा आइडिया देंगे क्या-क्या है? यस, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ, जैसे कि मूविंग एवरेजेस है 20, 50, 100, 200, ओके, हाँ, और ये है वीवैप। ओके, तो वीवैप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इंट्राडे में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे हो रहा है या फिर एवरेज प्राइस क्या है पूरे दिन की, उसके लिए यूज़ होता है। और बाकी मूविंग एवरेजेस हमको ये बताते हैं कि ट्रेंड कौन से साइड में है और मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो थॉट प्रोसेस एकदम सिंपल है कि जब हमको ट्रेडिंग करना है, समझो आज के लिए ट्रेडिंग करना है और व्यू बनाना है, तो व्यू क्या बनाना है कि मूविंग एवरेजेस कैसे है, मूविंग एवरेज कौन से साइड पे है और जनरल डायरेक्शन क्या है मार्केट का। फॉर एग्जांपल जैसे हम 3 दिन देखे, लास्ट 3 दिन देखे तो क्या हो रहा था, मूविंग एवरेजेस सारे साइडवेज है। तो जब साइडवेज है तो मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है। चेंज इस तरह से होता है कि मुझे स्कैल्पर बनना है। समझो अगर मेरे को साइडवेज मार्केट है तो उसमें अगर पैसा बनाना है तो मुझे स्कैल्पिंग करके बनाना पड़ेगा। स्कैल्पिंग मतलब क्या कि मुझे छोटे छोटे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, 20-30 पॉइंट्स, 20-30 पॉइंट्स ऐसे वाले मुझे ट्रेड लेने पड़ेंगे। और जब मूविंग एवरेजेस एक्सपांड हो जाते हैं तब फिर मुझे मोमेंटम के लिए सोचना है, तब मुझे हायर रिस्क रिवॉर्ड के लिए सोचना है कि समझो अगर मेरा रिस्क 30 पॉइंट है, 40 पॉइंट है, तो मेरा रिवॉर्ड भी 80 पॉइंट होना चाहिए या फिर 100 पॉइंट होना चाहिए। तो उस तरह से मैं अपनी सोच को मॉडिफाई करता हूँ जब भी मूविंग एवरेजेस जिस तरह से है। अभी ये 5 मिनट हो गया, तो अगर मुझे व्यू बनाना है तो मैं क्या करूँ पहले, तो 1 आवर में मैं क्या देख रहा हूँ कि मूविंग एवरेजेस डाउन स्लोपिंग है। दैट मीन्स हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बेरिश है मार्केट, बट लोअर टाइम फ्रेम पे जो कि इंट्राडे है या 5 मिनट पे, उस पर थोड़ा बुलिश है। दैट मीन्स क्लियर डायरेक्शन नहीं है, फिर क्लियर ट्रेंड नहीं है कि हायर टाइम फ्रेम भी सब कुछ ये चल रहा है और लोअर टाइम फ्रेम भी एक ही सिंक में है। तो जब दोनों भी इतने सिंक में नहीं है तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जब अगर 1 आवर पे मूविंग एवरेजेस भी ऊपर है, 200 ईएमए भी ऊपर है, सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तो मुझे सोचना है कि हाँ मुझे बुलिश ही ट्रेड लेना है। बट जब हम डेली पे देखें, मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ 20, 50, 100 और 200, ये सेम, मूविंग इसको चेंज नहीं करते आप चेंज नहीं टाइम के करता, हिसाब नहीं से? नहीं। ओके। तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे एक व्यू बनाना है कि समझो आज तेजी करनी है, मंदी करनी है या फिर किस टाइप का मार्केट हो सकता है और मुझे अपने आप को उस हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर 20 EMA के ऊपर है तो अगर हम ये देखेंगे कि ग्रीन कैंडल्स कितने अच्छे आ रहे हैं, बुलिश पोजीशन बन रहा है, जैसे कि मूविंग एवरेज ऊपर है। बट अभी के फिलहाल में कुछ 15 दिन 20 दिन के बाद क्या हुआ है कि जब ये 20 EMA ब्रेक हुआ है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में वॉल्टाइल हो गया है। जैसे कि हमने डिस्कस करे किया था कि 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, गैप अप हो रहा है, फिर वापस दूसरे सेल ऑफ होके वापस नीचे आ रहा है। तो हाँ, ये देखिए ना यहाँ पे। हाँ, तो अगर ब्रॉडली हम देखें तो क्या हो गया कि 50 ईएमए के नीचे है और 100 ईएमए के ऊपर है, तो दोनों ईएमए के बीच में फंस गया है मार्केट। अगर उसको ब्रेक डाउन करना है तो बड़ा ब्रेक डाउन हो सकता है जो कि 200 ईएमए से आ सकता है। अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है तो ट्रेंड चेंज करने के लिए उसको जाना पड़ेगा 20 EMA के ऊपर जो कि है 51,070। तो मैंने व्यू मोटा मोटी क्या बना लिया कि अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है, बुलिश बहुत अच्छे से होना है, तो उसको इसके ऊपर होना चाहिए जो कि कोइंसिडेंटली गैप भी है 51, 100, 200 का। और नीचे अगर उसको और बेरिश होना है या फिर ब्रेक डाउन करना है तो उसको 49, 750, 800 ये ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए व्यू बन गया कि 1000 पॉइंट का रेंज है, अगर 1000 पॉइंट मूव करेगा, 1000 पॉइंट का कोई रेंज ब्रेक करेगा, तभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, तब तो कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आने वाला।
तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मेरे को स्कैल्पिंग वाला सोचना है, या फिर छोटा बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म मोमेंटम, कि 25-50 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट मिले, काफ़ी है, निकल जाओ, वापस ट्रेंड चेंज करो। तो दोनों साइड का व्यू रखना है मुझे, बुलिश भी रखना है, बेरिश भी रखना है। तो मैं अपने आप को फिर जब मैं एनालाइज करता हूँ मार्केट चालू होने से पहले, तो ऐसे एनालाइज कर लो तो पहले कि किस टाइप का मार्केट है, मुझे किस टाइप का बिहेवियर अडॉप्ट करना है वो टाइम के लिए। हाँ, जब मोमेंटम है तब फिर मैं कोई ट्रेड के लिए 100 पॉइंट के लिए या 200 पॉइंट के लिए भी वेट करूंगा, बट नहीं है मोमेंटम, तो ये मेरे को समझना है। तो आपका बोलने का मतलब जब सब मूविंग एवरेज के आइदर ऊपर है हाँ, तो मतलब मोमेंटम है, बराबर, और सभी मूविंग एवरेज के नीचे है नीचे है तो तो मोमेंटम है, मोमेंटम है, तो आप बड़ा पैसा निकालने की कोशिश करोगे। बराबर, लेकिन अगर दो मूविंग एवरेज के बीच में बीच में फंस गया फंस गया, तो फिर आप स्कैल्पिंग करके छोटा छोटा पैसा निकालने की कोशिश करोगे, जब तक एग्जैक्टली, उस डेली पॉइंट ऑफ व्यू डेली से। पॉइंट ऑफ व्यू फिर से उसको आप लोअर टाइम फ्रेम में ले जाके और उसी ढंग से कितनी देर पे बाय करना है, कितनी देर देर पे पे होल्ड होल्ड करना है, करना है, कितनी देर पे सेल करना है, वो आप उसको एनालाइज एनालाइज करना करोगे। है, परफेक्ट। ये थॉट प्रोसेस रखना है, और ये थॉट प्रोसेस मार्केट शुरू होने से पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है। जब बिकॉज जब शुरू होता है तब हमारा इमोशन अलग ड्राइव में होता है, हम अलग चीजें देखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस प्राइस मूव होता है, तो हम उस अच्छी तरीके से मे भी कब नहीं सोच कर पाते। बट ये व्यू जब हम बना लेते हैं तब क्लैरिटी होती है, थॉट क्लैरिटी कि हाँ, अच्छा ऐसा होगा तो ये करना है। तो ये एक बार व्यू बन गया, फिर अब मैं जा रहा हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे। समझो अभी मैं गया 15 मिनट पे, 15 मिनट में क्या बोल रहे हो? हाँ, रिफ्रेश कर। हाँ, 15 मिनट में वापस अगर हम देखें कि मूविंग एवरेजेस फ्लैट हो गए थे, सब अभी धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर जाए। अभी मेरे लिए सबसे कन्विंसिंग ट्रेड क्या होता है कि जब वो 200 EMA के ऊपर फुल बॉडी कैंडल क्लोज करे, ग्रीन क्लोज करे, तब फिर मैं बड़ा ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर गैप है, 100-200 पॉइंट का गैप है, तो मैं अच्छा बड़ा ट्रेड कब प्लान करूंगा? जब ये करूंगा। कोइंसिडेंटली अगर हम देखें लास्ट 3 डेज का भी रेंज यही है, तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सोच रहे हैं, हम मूविंग एवरेजेस को उसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं। तो प्राइस, हाई लोज और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारों को कोरिलेट करके हम एक सेटअप बना रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस बना रहे हैं कि अगर मेरे को बड़ा ट्रेड लेना है, बुलिश ट्रेड लेना है, तो ये उसके ऊपर होगा। अगर बड़ा मेरे को बेरिश ट्रेड लेना है तो मेरे को इस लो के नीचे लेना है। बस ये सिंपल हो गया। अभी इसके अंदर मेरे को स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग में मेरे को 25-30 पॉइंट्स मिल गया कोई ट्रेड में, आई एम हैप्पी विद दैट। मैं उतना ट्रेड लेके साइड में हो जाऊंगा। अभी उसमें भी थॉट प्रोसेस कैसे बनाना वो अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 15 मिनट में देखा तो सारे मूविंग एवरेजेस नीचे हैं, 5 मिनट में देख रहे तो सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर है। दैट मीन्स हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं हुआ, लोअर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट पे तो हो गया, बट हायर पे नहीं हुआ। हायर पे कब होगा? जब ये जो हाई आज का ये हाई क्रॉस करेगा, तब हायर टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि थोड़ा ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया। तो तब तक मुझे क्या करना है? मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे वेट करना है अपॉर्चुनिटी के लिए। अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर हम देखें अभी मेरे को ऑप्शन ट्रेड करना है। मैंने इंडेक्स तो देख लिया, स्पॉट देख लिया, बट अभी ऑप्शन ट्रेड करना है। ऑप्शंस की चाल अलग होती है, मूव करने का तरीका अलग होता है, तो फिर उसको मैं कैसे देखूंगा? अभी फॉर एग्जांपल स्पॉट कितना चल रहा है? 50,540। ओके, तो मुझे क्या करना है? मेरे को सेलर का दिमाग पढ़ना है पहले। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा पैसा लेके आ रहा है मार्केट में, तो ही इज मोर वाइजर, आई वुड से। वो ज़्यादा होशियार है मेरे से, क्योंकि वो बड़ा पैसे लेके आ रहा है। तो मैं क्या देखता हूँ, ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए? थीटा डी के होना चाहिए, या फिर जो ऑप्शन प्रीमियम है वो मेल्ट होना चाहिए। ओके, और मोस्टली हम देखते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट स्ट्रैटेजी जो एल्गोज या फिर बड़े पैसे की, वो होती है स्टैडल या फिर स्ट्रैंगल, राइट? तो मैं क्या सोचता हूँ कि स्पॉट अभी चल रहा है 50,550, उसका नियरेस्ट स्टैडल कौन सा है? राउंड नंबर 50-500। 50-500, राइट? 50-500 का कॉल और पुट मैंने लगा दिया मेरे वॉच लिस्ट में, वो मैंने देख लिया। समझो ये बाकी का डिलीट कर देते हैं, बस दोनों पे फोकस करते हैं हम। 50-500 मैंने देख लिया, 355 चल रहा है, 367 चल रहा है। दैट मीन्स कि सेलर एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में है। क्यों? इसका हाई कितना है? 50-500 कॉल का है आज का 509, वहां से 150 पॉइंट नीचे है कॉल, बराबर। और पुट का हाई कितना है आज का? 485, और अभी चल रहा है 370। दैट मीन्स उसमें भी 100 पॉइंट नीचे है। तो अगर कॉल और पुट दोनों भी हाई और लो के कहीं पे भी करीब नहीं है, हाई के भी करीब नहीं है, लो के भी करीब नहीं है, तो एज अ ऑप्शन बायर मुझे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज अगर ऑप्शन सेलर कंफर्टेबल है तो मार्केट तो साइडवेज रहेगा,
बिकॉज उसको जो पैसा मिलना था, समझो स्टैडल से जो मेल्टिंग में से जो पैसा मिलना था 50-60 पॉइंट तो उसको आ गए। तो अगर मुझे ट्रेड लेना है तो सबसे अच्छा ट्रेड कहाँ बनेगा मेरे लिए, कि जब कॉल का हाई अगर ब्रेक होगा तो बनेगा, सेम टाइम पुट का भी लो ब्रेक होना चाहिए, या फिर पुट का हाई ब्रेक होना चाहिए और कॉल का लो ब्रेक होना चाहिए, ओ तभी मेरे को अच्छा पैसा मिलेगा ना। सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर गलती कहाँ करता है, यहाँ पे हमको प्राइस दिख रहा है कि साइडवेज है, बट वो क्या सोचेगा, अरे 20 में ब्रेक करूँ तो इमीडिएटली 50 वाला ट्रेड ले लूंगा। जरूरत नहीं है, रुकेंगे, थोड़ा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पहले स्टैडल का प्राइस चेक कर लेंगे। अभी फॉर एग्जांपल हमने ये तो सोच लिया कि स्टैडल कहाँ जीत रहा है, ओके। अभी मुझे क्या देखना है कि समझो अभी 20 में ब्रेक करेगा स्पॉट, 20 में अगर स्पॉट ब्रेक करेगा तो मुझे ट्रेड लेना है, ऐसा मैं अगर सोच रहा हूँ, बट मेरे को ऑप्शन चार्ट बता रहा है कि मेरे को ट्रेड लेना चाहिए, नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस पुट के नीचे हैं, तो पुट को अगर मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, अभी ऑप्शन सेल किया है दोनों साइड, ऐसे समझिए हम स्टैडल सेल किया है, तो स्टैडल का एवरेज क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन का वीवैप कहाँ पे, 394 पे, बराबर। कॉल का ऑप्शन का वीवैप अपन देख लेते एक बार। हाँ, कॉल का ऊपर है 391। देखो कोरिलेशन कैसे हो रहा है मैम, ये भी गिर रहा है। हाँ कोरिलेशन बट कैसे हो रहा है, देखो ना आप कि कॉल का जो वीवैप है 391, पुट का वीवैप है 394, तो एक्चुअली जीत कौन रहा है या फिर पैसा कौन बना है, सेलर ही बना रहा है, क्योंकि दोनों का वीवैप सेम है। तो अगर मुझे कोई भी साइड ट्रेड लेना है तो मुझे कब लेना चाहिए, जब कोई भी ऑप्शन का वीवैप ब्रेक हो जाए। अगर मुझे पुट लेना है, समझो 372 अभी ये पुट चल रहा है, अगर मुझे पुट लेना है तो मुझे एटलीस्ट वीवैप को तो क्रॉस करना देना चाहिए, क्योंकि वो उसका एवरेज प्राइस है आज के दिन का। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है अगर मुझे ट्रेड लेना है, या फिर मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए भी रिएक्ट कर रहा हूँ, ये सारे थॉट प्रोसेसेस में पहले अपने दिमाग में उसको रिवाइंड कर रहा हूँ बार 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 बार, कि अच्छा ये देखना है, वो देखना है, ये देखना है, फिर ऑप्शन सेलर कहाँ जीत रहा है, या फिर ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, उसको पैसे कैसे मिलेगा, या फिर उसको अगर स्पाइक चाहिए, अगर बायर को स्पाइक चाहिए तो कहाँ मिलेगा, बायर को स्पाइक चाहिए तो उसको ऑप्शन उसके वीवेब के ऊपर मिलेगा ना, उसके पहले तो कुछ नहीं हो रहा है, देखो कैंडल तो वैसे बन रहा है, तो अगर मोमेंटम मिलेगा तो उसके ऊपर मिलेगा। और अगर ऑप्शन कॉल भी देखे तो सिंपल है कि अगर वो वीवेब के ऊपर जाएगा तभी मेरे को उसको मोमेंटम मिलेगा, तो अभी मेरे को कुछ करना ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे लॉस करेगा बायर। ओके, मतलब हमको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आज बायर का डे है या है या नहीं है। नहीं है, सुबह था ना, सुबह था, मिल गया, पैसा बना लिया, आउट। खत्म। बट अभी नहीं है तो अभी नहीं कुछ करना, अभी रुक जाएंगे। तो मार्केट के बाद भी आप प्रैक्टिस करते हो? यस, ऑब्जर्वेशन तो करना ही पड़ता है मैम, देखना तो पड़ता ही है। कितना घंटा? 1 घंटा तो भी, 1 से 1.5 घंटा तो भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इंडेक्स कहाँ पे है, ऑप्शंस कैसे मूव कर रहे हैं, ऑप्शंस का प्राइसिंग क्या चल रहा है। इतना टाइम निकाल पाते हो? 100% मैम, ये तो रोजी रोटी है, बिजनेस है, ये लाइफ है अपने लिए, तो उसमें टाइम निकालना ही और उस पर ही काम करना है। अगर लाइफ है तो यू नो बोलते हैं ना कि जो प्रिपरेशन होता है, जो भी स्पोर्ट्स में हम प्रिपरेशन करते हैं, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तो जो क्रिकेटर्स होते हैं वो नेट प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 6-8 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं, तभी जाके वो 6 मार पाते हैं या फिर 4 मार पाते हैं। तो हमको अगर कोई बिजनेस में है जिसमें रियल लाइफ चीज़ें चेंज होती है इमीजिएटली, तो उसको पहले प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा देना ही पड़ेगा रोज का, तभी हम ये समझ पाएंगे, ये देख पाएंगे। अभी ये जो ऑब्जर्वेशन आए ये कहाँ से आए, कि बार बार देखते रहेंगे ऑब्जर्व करते रहेंगे, तभी वो आएगा। क्योंकि मैं भी जब रिंग में जाती थी तो मैं देखती थी कुछ बड़े ब्रोकर्स होते थे, वो स्टडी करते थे आफ्टर मार्केट, तो मैं उनसे यही कहती थी, अंकल जी आप क्या कर रहे हो? बोला मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैंने कहा मार्केट तो बंद हो गया। बंद। बोला अगर अभी स्टडी नहीं करूंगा तो कल क्या करूंगा? तो मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए। बोला बिल्कुल करना चाहिए। वहां से मेरी भी आदत हो गई है रोज के राइट। 2 घंटे प्रैक्टिस करने की। यस। तो वही मैं आप लोगों से भी पूछती हूँ कि क्या मैं अकेली प्रैक्टिस करती हूँ या नहीं आप नहीं। लोग भी करते हो, या हर एक जिसको पैसा कमाना है वो करता है? यस, हमको अगर पैसा कमाना है ना तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। विजय भाई, हम्म, ये सब देख के तो मुझे लग रहा है कि it is a tough job, of course, हम्म, not so easy. It requires a huge amount of practice, बड़ा practice चाहिए। लेकिन
जिसको भी देखते हैं, सुनते हैं, यही कहते हैं कि सेबी ने कहा है कि भाई 90% आर लूजर्स, ओनली 5 और 7 और 8 10% लोग जो है वो कमाते हैं। राइट। तो क्या ये ऐसा प्रैक्टिकल, मुझे ये बताओ कि ये 90% का रेशियो कैसे कम हो सकता है? मतलब लूजर्स का रेशियो कम हो जाए, राइट। विनर्स का रेशियो बिजनेस को बढ़ बढ़ जाए, जाए इसके लिए क्या कर सकते उसके लिए आप क्या कर सकते? तो मैं ऐसा थॉट प्रोसेस रखता हूँ जब मैंने वो पढ़ा, उनका जो एनालिसिस था वो पढ़ा, मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा मेरे लिए बिजनेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका एनालिसिस ऐसा बताता है कि 90% लोग लूज करते हैं, बराबर। उसके ऊपर 5% जो लोग हैं वो एफडी से भी कम रिटर्न बनाते हैं। ओके, तो मैं ऐसा सोचता हूँ मैम कि अगर मैं लॉस करना छोड़ दूं या फिर मैं लॉस कम करूं या फिर मैं मेरा कैपिटल लॉस नहीं करूं, तो मैं ऑलरेडी 10% लोगों में आ गया, बराबर। मैं ऑलरेडी 10% लोगों में आ गया, तो मेरे लिए कंपटीशन 90% कम हो गया। सिर्फ मेरे को, अगर मैं, मेरा कैपिटल है वो बस इंटैक्ट करूं, फिर भी मैं 10% में हूं। और मैं अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस कम कर लूं रिटर्न्स की, फ्रॉम ट्रेडिंग, फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जो भी है, अगर मैं मेरी एक्सपेक्टेशन कम कर लूं और मैं ये सोचूं कि मैं साल का 12 या 15 टक्का बनाऊं, फिर भी मैं टॉप 5% में आ जाता हूं। तो इससे अच्छा चीज क्या हो सकती है कि हम एफर्ट डालें, हम प्रैक्टिस करें, हम अपने आप को डिसिप्लिन रखें, हम अपने पैसों की मैनेजमेंट अच्छे से करें, तो हम ये बिजनेस में 95% के ब्रैकेट में आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेशन 15-20 टक्के की रखें साल की, तो वी कैन बी इन द टॉप 1 और 2%। तो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है जहाँ पे आपका कंपटीशन, इसलिए 90% कंपटीशन इसीलिए लूज कर रहा है बिकॉज बस वो पैसे लूज कर रहे हैं, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो अगर हम अपने आप को मैनेज अच्छे से कर ले, तो भी हम ये बिजनेस में एक्सेल कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आपका थॉट प्रोसेस तो एकदम परफेक्ट है। इसी के साथ विजय भाई, आपका थैंक यू बहुत मैम, बहुत थैंक यू सो थैंक यू। मच। आप टाइम निकाल के आए और इतना अच्छा और सिंपल तरीके से हमको समझाया, इससे अच्छा और हमको क्या चाहिए। एंड फ्रेंड्स, आप हमारे कमेंट्स और लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए जो ये सीख सकते हैं। इसके अलावा आप और किन लोगों के साथ सीखना चाहते हो, हमें कमेंट्स में लिखिए। हम उन्हें बुलाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे और आपको भी गाइड करेंगे। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू सो मच। मच।